Barsha 3/5. So Neha, like you are checking all the energy levels. So आप भी देख सकते हैं. Oh, नेहा इज 10 out of 5. सो मेरी सिरदर्दी कम हो चुकी है. सो नेहा का एनर्जी हमसे सबसे ज़्यादा है. और मैं अभी के लिए 5/5 हूँ. तो मैं न्यूट्रल रखता हूँ. मैं नेहा जितनी एनर्जी अभी नहीं लेके आना चाहता हूँ बिकॉज आज नेहा स्पॉटलाइट पे है. सो लाइक बिफोर इंट्रोड्यूसिंग नेहा, आई जस्ट वांट टू से लाइक ह्यूमन बुक क्या होते हैं. ह्यूमन बुक की सर्टेन एक कॉन्सेप्ट, जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस सुनते हैं. सिमिलरली ए ह्यूमन बुक इज़ ए रियल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जहाँ पे एक रियल पर्सन आके अपनी रियल स्टोरी शेयर करते हैं. एंड जितने भी यहाँ पे आप सब आज नेहा के कुछ चैप्टर्स को सुनने आए हैं, समझने आए हैं, तो आपके पास भी एक मौका होता है कि आप अपनी लाइफ के जो कुछ स्ट्रगलिंग फेज में जा रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो दिस इज़ द स्पेस फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम नेहा. सो अगर मैं अब इंट्रोडक्शन की बात करूं, सो नेहा लाइक स्माइल पहले आ चुकी है. और मैं नहीं चाहता कि जब भी हम ऐसा ह्यूमन बुक करते हैं, सो मैं एक ही शब्द कहूँगा कि, और जो मुझे अच्छा लगता है, कि नेहा इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन. मल्टीपल फील्ड्स में काम कर रहे हैं और यूथ को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं. और मैं चाहूँगा कि नेहा आप खुद लाइक, बिकॉज बहुत सारों ने जब रिस्पॉन्सेज भरे हैं, तो कुछ कुछ ने यही सबसे पहला सवाल किया कि नेहा मैम कौन है. पढ़ तो लिया पोस्टर में, बट एक्चुअल में वो समझ नहीं पाए कि वो इंसान कौन है. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप लाइक इन सबको पता लग जाए कि नेहा कौन है. सो ओवर टू यू नेहा. यू कैन जस्ट लाइक शेयर अबाउट योर सेल्फ. एंड माफ़ करना अगर मैंने ज़्यादा नहीं आपके बारे में बताया, बिकॉज थोड़ा सस्पेंस मैं आपके लिए रखना चाह रहा हूँ कि आप खुद बताइए, ताकि ये सब लोग मेरी आवाज़ सुनते रहते हैं, बट आज आपका आवाज़ सुनना है हमें. सो ओवर टू यू नेहा. थैंक यू सो मच. आप सभी का आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जहाँ से भी आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू. और आपकी एनर्जी लेवल्स मैंने देखे, अम, तो अच्छा लगा. देखते हैं अब इससे सेशन के बाद क्या एनर्जी रहेगी, बढ़ती है या फिर घटती है. और आशा करूँगी कि वो बढ़े. तो मतलब मैं अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करूँ. मतलब आज भरत, फर्स्टली आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है. हम अपनी एक कहानी के बारे में सोचते हैं, हम सभी अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं. और जब ऐसा स्पेस मिलता है तो हम सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और एक किताब के नज़रिए से खुद को देखते हैं. मुझे लगता है कि हम सभी किताबें हैं. आज जैसे कि एक लाइब्रेरी सजी है जहाँ पे अलग अलग किताबें अलग अलग जगह से जुड़ी हैं, और आज मुझे मौका मिला है बोलने का, और हो सकता है कल हम में से कोई और बोले. तो मुझे बहुत खुशी है आप सभी से मिलकर. अगर मैं आपके कुछ चेहरे भी देख पाती, किताब का कवर भी बहुत अच्छा रहता है अगर हम देख पाएँ फ़ोटो के अलावा, तो बहुत अच्छा लगता है. अगर आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो इट्स ओके, बट आपकी आवाज़ें ज़रूर सुनना चाहूँगी. तो मेरा सबसे पहले शुरू करने से पहले एक सवाल है कि मतलब पहले तो कि आपका नाम और आप कहाँ से आ रहे हैं, और साथ ही में अगर आप जंगल में से एक तत्व होते, अगर एक एलिमेंट होते जंगल में से, तो आज आप क्या होते. मेरे साथ आप ये एक बात शेयर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप चैट टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं. आई थिंक आवाज़ सुनना अच्छा रहेगा, बट जैसा आपको अच्छा लगे. नेहा थोड़ा जंगल वाला एग्जांपल दे दो. ये मतलब आई डोंट नो कि कितने लोग, हाँ. नेम सिटी तो सबको को बताना आता है, ये जंगल में कैसे मतलब रिप्रेजेंट करना है, शायद वहाँ पे ये अटक रहे हैं. कोशिश करते हैं. हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है. तो आएगा. हाँ, देखते हैं कि क्या आता है. जैसा जो आपको समझ आ रहा है आप बता सकते हैं. बट आप बताना शुरू करना चाहेंगे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बर्षा. तो गुड इवनिंग टू एवरीवन. माई सेल्फ वर्षा एंड मैं उड़ीसा से हूँ. अगर मुझे मौका मिलता जंगल के एक पार्ट बनने का, तो जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा मैं पेड़ ही बनना चाहूँगी, क्योंकि
देखा जाए तो मेरी नेचर भी वैसी ही है कि लोगों की मदद करना, जैसे पेड़ लोगों का वो बहुत सारा मदद करता है, आई वांट टू बी दैट। खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप किसी को टैग करना चाहेंगे? कि मैं राहुल जी को यहाँ देख पा रही हूँ, सो आई विल टैग राहुल। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा कि क्या कि अगर मुझे मौका मिलता जंगल का पार्ट करने के लिए, अभी तो ऐसे कोई मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं बनना चाहूँगा जंगल का पार्ट। अगर फिर भी है तो फिर मैं ग्रासेस वगैरह बनना चाहूँगा, छोटे छोटे एनिमल्स को फीड कर सके। और आप किसको टैग करेंगे? मैं टैग करना चाहूँगा लक्ष्य को। लक्ष्य ने आई थिंक लिखा भी है चैट पे। लक्ष्य, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने लिखा था, जैसे मैं लेपर्ड लिखा था। कोई वजह, एक वजह शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वैसे ही दिमाग में वही है। ठीक है, यस मैं बढ़िया। शिवानी ने लिखा है कि वो चिड़िया बनना चाहती है, बर्ड बनना चाहती है। बाबेक ने लिखा है कि पानी, वाटर, क्योंकि मैं सबकी हेल्प करता हूँ और सबसे इंटरेक्शन करता हूँ। वाह, खूबसूरत। और कोई जिसने नहीं शेयर किया हो अभी तक? ईशा, मनप्रीत, विशाली, अकविंदर, रिया, कोई है जो शेयर करना चाहता है? क्योंकि गुड इवनिंग मैम। यही खूबसूरती है ह्यूमन लाइब्रेरी की, क्योंकि हाँ हाँ ईशा बोलिए। मेरा नाम ईशा धीमान है और मैं पठानकोट से हूँ। और अगर मैं जंगल का एक पार्ट होती तो मैं जो वो हर्ब्स नहीं होती है जो जानवरों को, जो इंसानों को, जिनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो उनको ठीक करती है, तो मैं वो बनना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग। लक्ष्य कपूर ने लिखा है वो पंजाब से चढ़ रहे हैं और वो भी पेड़ बनना चाहते हैं। अच्छा रिया, आप चैट पे शेयर करें। ओ, तो आप शेरनी बनना चाहती हैं। ओके, ग्रेट। विशाली बटरफ्लाई बनना चाहती है। और विशाली, ये तितली कहाँ से है? शहर भी बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? अम, हाय, मैं गुरदासपुर से हूँ। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। तो आप जिन्होंने शेयर नहीं किया वो भी चैट पे शेयर कर सकते हैं। पर आई थिंक यही खूबसूरती है ह्यूमन लाइब्रेरी की कि किताबों, अगर हम किताबों से मतलब पढ़ते हैं तो हम बाकी किताबों की बात नहीं सुन सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मज़ा आएगा अगर हम लोग इंटरैक्ट करें। कुछ बातें मैं बताऊंगी, कुछ आप बताइए और मिलके हम लोग कहानी जानते हैं। बढ़िया। अकविंदर भी पानी, तो बहुत बहुत अलग अलग जवाब आए। कोई पानी बनना चाहता है, कोई शेर, कोई मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स, बटरफ्लाईज, ग्रासेस, कुछ कोई तो जंगल में कोई सबसे बड़ा जानवर बनना चाहता है या फिर पेड़ बनना चाहता है, तो कोई एकदम छोटी घास बनना चाहता है। सबकी अपनी अपनी वजहें और सबकी अपनी अपनी खूबसूरती और शक्ति है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास पूरा एक जंगल शामिल है इस लाइब्रेरी में आज। तो फिर अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और देखते हैं कि ये सवाल मैंने पूछा क्यों, और आगे आज मैं भी अपने बारे में आपको बताऊंगी। तो इससे हम शुरू कर देंगे। आप मुझे बताइएगा जब स्क्रीन दिख रही हो। क्या स्क्रीन दिख रही है? ग्रेट, यस। तो वेलकम वेलकम चेक इन, जो कि भरत ने ऑलरेडी कर लिया है, सो थैंक यू फॉर दैट। अगर फिर भी आपको कुछ अपने
शक्लें तो नहीं दिख रही है फिलहाल, तो आप चैट पे अपने इमोजीज डाल सकते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ, तो आप लोग डालते रहिए चैट पे। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, आई नो मैं अपने बारे में बताने में बहुत समय ले रही हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, वो होता है ना थोड़ा किताब में थोड़ा कवर पेज फ्री पेज, वो सब अभी थोड़ा सा चल रहा है, बट एक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए और मेरी जब भी मैं कोई स्पेस में जाती हूँ मुझे लगता है कि एक ज़रूरी रिमाइंडर है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं ये चीज़, तो मैं इसको शुरू करती हूँ। तो ये है वो रिमाइंडर कि चलिए खुल के सोचते हैं और पंख फैलाते हैं, नए रंगों से खुद को भी और दूसरों को भी जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कविता है जिससे मैं शुरू करना चाहूँगी इस कहानी को। इसका नाम है, और आज आज जिस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम मैंने दिया है मन का वन, बदलाव भीतर और बाहर, चेंज इनसाइड एंड आउट। तो किस तरीके से जंगल के भीतर भी चीज़ें बढ़ती हैं और बाहर भी, और उसी को लेकर आज मैं अपनी कहानी के कुछ किस्से कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी एक कविता है जो कहती है, उलझी हो टहनियाँ सी इधर उधर, खुद को बुनती है जिंदगी, चुपते हो कांटे होकर बेखबर, आहटों को सुनती है जिंदगी, सलवटे हो शिकायतों तारों की तरह तनती है जिंदगी, कभी आंधियों में खुद को समेट लेती है तो कभी बूंदों में बिखरती है जिंदगी, कुछ खास हो ना हो मैं खुश हूँ, मेरे साथ है जिंदगी, हो जाए गुमराह कदम किधर भी, राहों पे बढ़ती है जिंदगी, जख्म गहरे मिलते हैं चोटों से, पर चट्टानों के सहारे चढ़ती है जिंदगी, छुप जाए रोशनी घने जंगलों में, धूप सी छनकर निखरती है जिंदगी, भागे चाहे सपनों के आगे पीछे, क्षितिज पे आके ठहरती है जिंदगी, कुछ खास हो ना हो मैं खुश हूँ, मेरे साथ है जिंदगी, मेरे साथ है जिंदगी। ये कविता है और इसकी जो लेखिका है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और उनका नाम है प्रियंका जैन, जो कि मेरी माँ है। वो एक कवयित्री हैं, और उनकी कविताओं, उनकी सोच, उनकी ख्याल और उनके उसूलों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है जब मैं बड़ी हुई। और उसी में से ये एक कविता थी जो मुझे लगा कि मैं आज आप सभी के साथ भी बांटना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाती है ज़िंदगी को समझने में, बट हाँ ये कुछ ख्याल जो मेरे दिल के करीब है। तो अब मैं हूँ कौन, और मैंने क्यों पूछा जंगल के बारे में, और क्या है ये कहानी, तो शुरू करती हूँ। मतलब ये कुछ टाइटल्स हैं, कुछ लेबल्स हैं जो आप देखेंगे आसपास, अगर आपने पोस्टर पे देखा हो, अगर आप अगर ऑनलाइन देखेंगे या फिर कहीं पे भी, ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं कि अच्छा एजुकेटर जो कि बच्चों को या फिर युवाओं को पढ़ाता है, या फिर स्टोरी टेलर जो कि कहानियाँ बताती है, या फिर यूथ रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर बोलती हैं, या फिर सोशल एंटरप्रेन्योर या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, और जिस तरीके से जो अलग अलग सामाजिक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप अलग अलग लेबल्स देखेंगे मेरे साथ। पर मुझे लगता है कि दिल से मैं एक खोजी हूँ, एक सीकर हूँ, और उसी से जंगल के अलग अलग हिस्से से मैं भी कनेक्ट कर पाती हूँ, जिनमें से एक है पानी, है ना। और ये इसलिए भी है, इसके कई कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक है कि मैं पैदा हुई थी एक शहर में जिसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। उसका नाम है रांची, झारखंड में।
मेरा जो मुझे लगता है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा होना, मतलब एक तरीके से गहरा क्या, हम लोग पैदा होते हैं उस कनेक्शन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो परतें इतनी चढ़ जाती है कि शायद हम वो लूज करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो रॉ कोर मेमोरी है नेचर के साथ, वो ऐसे ही घाटों पे है रांची के, जहाँ पे हम झरनों पे जाया करते थे, पेड़ चढ़ा करती थी मैं, और बहुत जिद्दी थी, ये मुझे सुनने को आया है अपनी नानी माँ से, अपनी मम्मी से। तो मुझे मुझे भी नहीं याद है, बट मुझे अभी बोलते हैं सब कि तुम बचपन से ही जिद्दी थी, बट अब थोड़ा और ज़्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव वे में, लोग अंग्रेजी में उसको परसिस्टेंट कहते हैं, तो अब मैं वो उस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। बट हाँ, तो जन्म हुआ, लेकिन मैं बड़ी हुई दिल्ली में, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, एक फोटो है दिल्ली की, जो अपने अपने कारणों के लिए बहुत मशहूर भी है, और साथ में उसके कई और हिस्से भी हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण, चाहे एयर क्वालिटी हो, चाहे वाटर इशू हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे हर तरीके का पोल्यूशन ऑल टाइम हाई पे मुझे धीरे धीरे बड़े होते हुए दिखने लगा। वहाँ पे भी कुछ पॉकेट्स हैं नेचर के, जो कि मैंने बाद में डिस्कवर किए। मेरी वो जर्नी बाद में शुरू हुई, लेकिन जो मैंने देखा अपने आसपास वो बहुत ही ज़्यादा अलग था उस शहर से, जहाँ पे मैंने एक्चुअली में नेचर के साथ कनेक्शन महसूस किया था। तो जब ये चीज़ एक डिसोनेंस होता है ना, एक लड़ाई हो जाती है हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में, कि हाँ ये एक रिश्ता है, एक प्यार है प्रकृति को लेके, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है वो नष्ट होता जा रहा है, डिग्रेड हो रहा है। पोल्यूशन ले लो आप, ग्लोबल वार्मिंग की बातचीत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इन तरीके के चीज़ें सिर्फ शब्दों में नहीं, बट एक्चुअली अनुभव करने को मिली जब मैं बड़ी हो रही थी। और मैं एक ऐसे परिवार में रहती थी जहाँ पे हम लोग 4 पीढ़ी जो है वो बड़ी हुई। तो मेरे साथ मेरे मतलब मैं रही अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मैं और मेरा एक छोटा भाई। तो हम देखा जाए तो 4 पीढ़ी साथ में रह रहे थे, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि पहले किस तरीके से चीज़ें थी, पहले क्या कहानियाँ थी और अब क्या है। और उसका असर मैंने खुद देखा है अपने दादा दादी पर भी, कि किस तरीके से जब भी दिवाली का वक्त आता था तो उनको सांस लेने की बहुत दिक्कत हो जाती थी, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। और फिर से अगेन केमिकल बेस्ड फूड, वाटर, हमें लगता है कि शहरों में बहुत आराम है, जो कि है, लेकिन कन्वेंशनल विकास के डेफिनेशन से। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास ना ही साफ खाना, पानी, हवा, जो कि बेसिक है, वो हमें कभी, मतलब उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमको। तो आई थिंक वो जो क्लाइमेट चेंज था वो सिर्फ किताबों में नहीं था, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो रहा था। और अलग अलग एज ग्रुप्स में, दादा दादी के लिए या फिर हमारे लिए भी, बच्चों के लिए, मतलब हमें अच्छा लगता था कि दिवाली के बाद एक पोल्यूशन ब्रेक मिलता था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो कितना नुकसानदायक है, और उसकी वजह से कितनी ही बच्चों की एजुकेशन का कितना ज़्यादा लॉस हर साल, हर बार होता था, और कई चीज़ों का। तो ये सब चीज़ों पे सवाल आने तो शुरू हुए, लेकिन सवाल पूछने की जगह नहीं मिली। तो सवाल तो मन में थे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, किताबों में भी लिखा है, लेकिन किताबों में भी पढ़ा और मार्क्स लिए और फिर भूल गए, लेकिन कभी ये कंपेलिंग फीलिंग नहीं आई कि उस पर एक्शन लेना है। लेकिन फिर जब मैं 15 साल की उम्र की थी, तब मुझे ये लगा कि हम हमेशा ये पूछते हैं वाई दिस वाई दैट, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन आई थिंक वो पहली बार था जब शायद मैंने अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मैं क्या करूँ उसके लिए। अगर मैं एक बच्ची हूँ जो कि जिसके पास इतने सारे सवाल है, उसे नहीं पता है कहाँ शुरू करना है, और तो मैं कहाँ शुरू कर सकती हूँ। तो तब मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया अलग अलग स्लम एरियाज में, अलग अलग सरकारी स्कूलों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बच्चों से बातचीत करनी शुरू करी कि क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं कुछ सीख सकती हूँ बच्चों से। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत
ये भी था कि मेरी वॉइस को पहचानने की जो जर्नी थी वो भी इससे ही शुरू। अक्सर कहते हैं कि वॉलंटियरिंग एक बहुत ही सेल्फलेस जॉब है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद से मिलने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो थी वॉलंटियरिंग। सो इट हेल्प मी मीट माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी बड़ी हुई, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं 4 पीढ़ियों के दरमियान बड़ी हुई, लेकिन बहुत सारी नॉलेज भी पास ऑन होती है, लेकिन साथ में बहुत सारे ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस भी हमें आसपास नज़र आती है। तो मेरी जो जड़ें हैं वो राजस्थान से हैं, मेरा जो परिवार है वो राजस्थान से है, और वहाँ पे एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फैमिली में कई प्रैक्टिसेस थी, लेकर चाहे वो पितृसत्ता से जुड़ी हुई कई सारी प्रैक्टिसेस हो जो कि पेट्रियार्की होती है, और वो बहुत ही छोटे छोटे वेज में आती है, चाहे घर से बाहर थोड़ी सी दूर खेलने जाना हो, चाहे अपना अपना सवाल कभी भी पूछ ना पाना हो, घर पे जो भी फैसले लिए जा रहे हो उसमें अपनी आवाज़ ना होना, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, पर वो इतनी नॉर्मल थी तो कभी ये समझ नहीं आया जब तक हमने पढ़ा नहीं कि अच्छा पेट्रियार्की होती है, ये तो समझ ही नहीं था। शब्द ही इतना बड़ा सा था, कुछ समझ हम लोग पढ़ रहे थे किताबों में कि अच्छा ये पेट्रियार्की है, ये फेमिनिज्म है, ये इक्वालिटी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत बाद में समझ आई, रिफ्लेक्ट करने पर, सोचने पर, कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है कि मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नज़रिए से दुनिया कैसे दिखती है, मैं हमेशा किसी और के नज़रिए से देख रही हूँ, मैं हमेशा मेरे सपने भी हैं वो मुझे बताए गए हैं, वो मेरे खुद के नहीं हैं। मेरे परिवार में भी यही मेरे को बोला जा रहा था कि तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है, और फिर मैंने भी अपना सपना मान लिया कि हाँ मैं सिविल सर्विसेज ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने 11वीं में ह्यूमैनिटीज़ ली, मैं साथ में वॉलंटियरिंग कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है सिविल सर्विसेज सब कह रहे हैं तो मुझे लगता है यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये अच्छे से जाना माना तरीका है। और हाँ, ये भी ये थी, और फिर मैंने ये है उसको देख शुरू किया, साथ में वॉलंटियरिंग का सिलसिला चलता रहा है, बच्चों के क्लासेस ली, डांस, म्यूजिक, राइटिंग, पोएट्री, जो भी मेरे शौक थे वो मैं इसके थ्रू एक्सप्लोर करती रही, और कब रास्ते में ऐसा कि मैं दोस्त मुलाकात करने लगी, अलग अलग संस्थाओं में काम किया, मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस पे किया, तो मैंने जंगल के अभियानों पे भी किया, मैंने एजुकेशन पे भी वॉलंटियर किया, मैंने जो हाथ के कारीगरी करती हैं आर्टिजन्स, वुमेन आर्टिजन्स, उनके लाइवलीहुड्स पे भी वॉलंटियर किया, क्योंकि मेरी भी एक एक्सप्लोरेशन जर्नी थी, साथ में वो ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा एक बहुत गहराई से फील करती हूँ, उनको वॉलंटियरिंग के थ्रू समझ कि अच्छा कितने सारे तरीके हैं समाज के लिए या फिर अपने पर्यावरण के लिए काम करने के। सिविल सर्विसेज एक जरिया है जो कि बहुत ही लोगों ने अपनाया है, या वो एक बहुत बताया जाता है हमारे स्कूलों में कि एक करियर ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा भी कितने तरीके हैं, और ये मुझे तब समझ आया जब मैंने खुद काम करना शुरू किया अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ, सरकार के साथ, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसकी मैं थोड़ी और बात करूँगी। तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा और भी जरिया है, और फिर कहीं ना कहीं मैं अब इस बात पे हूँ, और मेरा सपना बहुत तरीकों से जो है वो इवॉल्व हो गया है, वो बदल गया है, और फिर ये काम करते करते मुझे मौका मिला अपनी आवाज़ ढूंढने का। मतलब मुझे जब 15 साल की उम्र में लगता था कि मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं है, और अब कुछ दोस्त मेरे ये एक पैनल जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक पैनल डिस्कशन की है, जहाँ पे जो एक्ट्रेस है संजना सांघी और कई और यूथ एडवोकेट्स और ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, तो उसमें मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया था, और वो एक बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग थी कि अच्छा जब मैं सोचती थी कि मेरी कभी कोई आवाज़ नहीं होगी, अच्छा मेरी भी आवाज़ है और उसे सुना जा सकता है, इट मैटर्स। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी
कनेक्शन या एक्सपीरियंस कनेक्शन से आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि क्योंकि उस काम ने मुझे वहाँ तक मौका दिया है उन स्पेसेस में जाने का। तो वो एक बहुत ही एम्पावरिंग फीलिंग थी कि मुझे मौका मिला कुछ ऐसे लोगों से मिलने का, बात करने का और अपनी बात ऐसे स्टेजेस पे रखने का। फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने काफ़ी औरतों के साथ भी काम किया और अभी भी कर रही हूँ, जो मैं और शेयर करूँगी अभी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही अगेन एक और बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है इस चीज़ से भी, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी परदादी और दादी को देखा कढ़ाई करते हुए, सिलाई बुनाई करते हुए, बट कभी भी उनका टैलेंट कभी भी दुनिया में नहीं पहुंचा। हमेशा वो जो बिस्तर के अंदर वाली जगह होती है ना, जहाँ पे सारा स्टोरेज का सामान रहता है, वहीं पे वो चीज़ें रखी रही और उनकी पहचान हमेशा घर के इर्द गिर्द, घर के कामों के इर्द गिर्द ही रही। तो मुझे लगा कि कितनी कितनी सारे कारीगर हैं, कितनी सारी औरतें हैं जिनमें ये टैलेंट है, लेकिन हमेशा औरतों को कम माना जाता है और उनको वही चार दीवारों के दायरों में ही रहने के लिए बोला जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही क्लोज फिर एक पैशन प्रोजेक्ट बना, जहाँ पे मैंने कारीगरों के साथ काम करना शुरू किया। उनको ये समझ आया कि हाँ, क्राफ्ट स्किल तो है, लेकिन बाजार से कैसे जोड़े, तो बाजार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अगर मुझे आज ये मौका मिला है कि मुझे एजुकेशन मिली है, मुझे अंग्रेज़ी आती है, मुझे सोशल मीडिया चलाना आता है, मुझे लोगों से जुड़ना आता है, बातचीत करना आता है, तो क्या इन सिंपल चीज़ों के द्वारा भी मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती? तो और वो हम कर सकते हैं। अक्सर हमें रियलाइज़ नहीं होता कि जो हमारे पास ये छोटी-छोटी स्किल्स भी हैं, वो बहुत कुछ हमें मदद कर सकती है, हमारी मदद करने के लिए और दूसरों को भी साथ में आगे लेके बढ़ने के लिए। तो फिर हमने वो छोटे-छोटे वर्कशॉप्स और एग्जीबिशंस और स्टॉल्स पे लेकर जाना शुरू किया। और ये सिर्फ फिर एक फाइनेंशियल लाइवलीहुड के लिए ही नहीं, लेकिन ये एक हमारे धरोहर को, हमारी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि नेचुरली बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये टेक्सटाइल पे जो कपड़ा बच जाता है कपड़े सिलने के बाद, उससे बनी हुई चीज़ें और बनाना फाइबर, अगेन जो खेती में केले की खेती के बाद जो फाइबर बच जाता है, उसको रीयूज करके ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो कि ट्रेडिशनली ये कल्चर में है। तो तब मुझे बहुत सारे कनेक्शन, जैसे वो होता है ना, ऐसे बत्ती जल जाती है दिमाग की, तो वो सब चीज़ें शुरू होने लगी कि अच्छा, एजुकेशन, लाइवलीहुड, कल्चर, पर्यावरण, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ चल रहे हैं। ये सब हमारे अंदर भी और हमारे आसपास, अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे आसपास हर जगह है। तो फिर ये जो है, ये सिलसिला कन्वर्ट हुआ एक प्रोजेक्ट में, जो जिसका नाम था मेराकी। और मेराकी को हाल ही में पिछले साल फिर इस ड्रीम फॉर चेंज प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। मैं विमेन एट टीओर और यूनेस्को, ये दो संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलके एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने 5 चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को पेरिस बुलाया और मैंने वहाँ पे भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन किया। और हमारे कारीगरों की बहुत खूबसूरत जो कला है और आवाज़ है और कहानी है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ही मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं उस आवाज़ को वहाँ तक लेकर जा सकूँ। तो और पेरिस में उसको फिर हमने रिप्रेजेंट किया और फिर हमारे प्रोजेक्ट को ये अवार्ड मिला, जिसके तहत अभी हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं भारत में, और कई और जगह पे फिर हम अभी काम करना शुरू करें अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हम लोग अलग अलग कारीगरों के ग्रुप से जुड़ते हैं, उनको बाजार से अलग अलग माध्यमों से जोड़ते हैं और उनकी कहानियों को भी सोशल मीडिया या अलग अलग इवेंट्स के द्वारा और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और उन्हीं में से एक इवेंट होता है जो कि हर साल होता है, लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, वो क्लाइमेट से जुड़ा है। वहीं पे भी मेरी भरत से भी मुलाकात हुई और फिर ये कारवां इसी तरीके से चलता रहता है, जहाँ आप लोगों से मिलते हो, फिर एक कड़ी जुड़ती है और फिर देखो 1 साल बाद फिर ये स्पेस क्रिएट हुआ है, जहाँ पे मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने का। और फिर मुझे लगता है आप लोगों में से ये चीज़ और लोग आगे लेके जाएंगे। तो ये एक कारवां है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सब कहानियाँ जो है हम सबकी बहुत जुड़ी हुई है। और अगर आज हम मिले हैं ना, तो इसके पीछे भी एक बहुत वजह है। अगर आज हम लोग
नटशेल ये एक समरी है ये एक समरी है सारी चीज़ों की जो मैंने अभी बताई। क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन पे जो कार्य है, जेंडर इक्विटी, लिंग के आधार पे जो असमानताएं हैं उन पर काम करना, नारी सशक्तिकरण पे काम करना, एजुकेशन और वेलबींग, इन चार जो है मुद्दों पे, और ये सब कुछ बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, इनसे जुड़ा हुआ मेरा काम रहा है। और मेरी पढ़ाई जो है वो साइकोलॉजी में रही। इस काम के साथ साथ मैंने साइड में एक डिग्री भी ली जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, पर अभी मैं ऐड कर देती हूँ कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान की पढ़ाई की, और फिर उसको भी मैंने अपने काम से जोड़ने की कोशिश की। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अपने चैलेंजेस हैं। मेरा इंटरेस्ट बहुत था सब्जेक्ट में, लेकिन जिस तरीके से पढ़ाया गया उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो जो भी मेरी लर्निंग ज़्यादातर रही है वो ग्राउंड से रही है, वो प्रोजेक्ट से रही है, वो वॉलंटियर करके रही है और काम करके रही है। तो ये एक तरीके से समरी है। और ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ और जुड़ी हुई हूँ। यूनिसेफ के साथ हम कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। जनरेशन ये अनलिमिटेड, यूनिसेफ अगर किसी को नहीं पता तो वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड उसका फुल फॉर्म है, जो कि बच्चों और औरतों के लिए काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उनके कई राष्ट्रीय ऑफिसेज हैं। उसके बाद मैं युवा रिप्रेजेंटेटिव हूँ जेन अनलिमिटेड के लिए, जो कि अगेन अंतरराष्ट्रीय बॉडी है। NYCC अगेन आई थिंक भरत की काफ़ी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। भरत इनके फेलो थे लास्ट ईयर NYCC, शायद आपने सुना होगा। तो वहाँ पे मैं एक रिसोर्स ग्रुप का हिस्सा हूँ। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं फुल टाइम करती हूँ। ये तो कुछ है जहाँ पे मेरे को अपनी आवाज़ को आगे लेके जाने का मौका मिलता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स है क्लाइमेट रेडी और मेराकी, फिलहाल दो, जो कि मैं ग्राउंड पे मेरा काम रहता है। और फिलहाल मैं जुड़ रही हूँ राजस्थान से, वैसे मैं बड़ी दिल्ली में हुई हूँ, पर अभी मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में काम कर रही हूँ जिसका नाम है तिलोनिया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने के लिए क्लाइमेट रेडी और अभी क्लाइमेट रेडी हम क्या करते हैं मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी। और तो बेसिकली हम लोग उसमें बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं इन्वायरमेंट, एजुकेशन और लीडरशिप बिल्डिंग को लेकर। और मेराकी में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें हम लोगों का प्राइमरी काम जो है वो औरतों के साथ रहता है। उनके जो कला है या फिर हैंडीक्राफ्ट है उनको बाजार से जोड़ने के लिए और उनकी कहानियों को आगे और ज़्यादा आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये एक सार है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्लाइमेट रेडी के बारे में, और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगेन पैटर्न से शुरू हुआ, मुझे मौका मिला सरकार के साथ दिल्ली में काम करने का इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें मैं देख पा रही शिवानी भी जुड़ी है। तो शिवानी ने भी इस प्रोजेक्ट में वॉलंटियर किया था कुछ समय। तो इसमें हमने सरकारी स्कूलों में काम शुरू किया क्लाइमेट को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट तो बदल रहा है, ये हमें पता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो इसी सोच के साथ शुरू किया कि ये एक रियल है, ये डिस्टेंट रियलिटी नहीं है, ये हमसे दूर नहीं है, ये हमारे आसपास है, हम सभी को पता है, हम सभी इसके कहीं ना कहीं परिणाम सह रहे हैं, चाहे प्रदूषण के तौर पे हो, चाहे कहीं पे बाढ़ आ रही है, चाहे कहीं पे अर्थक्वेक्स हैं, कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में, अगर आप देखेंगे, अगर राजस्थान की बात करूँ, कुछ 10 दिन पहले से यहाँ पहले और पिछले महीने बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 10 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश इस साल हुई है। और सारी फसलें जो हैं वो यहाँ बहुत ख़राब हो गई है। और राजस्थान लार्जेस्ट मिलेट ग्रोइंग स्टेट है, तो सारी बाजरा, ज्वार, मक्की की इतनी खूबसूरत मतलब फसल वो हार्वेस्ट के लिए जो तैयार थी, वो बारिश के कारण पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो ये हम अगर समझें गहराई में और अपने आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास परिवर्तन दूर नहीं है। क्लाइमेट चेंज
प्ले करूँगी और उसके बाद आपके अगर कोई सवाल आते हैं, अभी कुछ भी मन में भी है, तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं और फिर हम अंत में उस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो मैं वीडियो प्ले करती हूँ, आप बताइएगा कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। ऐसी दुनिया जहां हर स्कूल एक केंद्र हो, जहां पर्यावरण लीडर्स तैयार हो रहे हों, वो बच्चे और युवा जिनके पास जलवायु परिवर्तन का डटकर सामना करने का ज्ञान, जज्बा और जुनून हो। पेश है क्लाइमेट रेडी, एक ऐसी ही पहल जो स्कूल के छात्रों को सामाजिक और पर्यावरण चेतना और 21वीं सदी के कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बना रही है। आखिर क्यों जरूरी है जलवायु शिक्षा पर ध्यान देना? बढ़ती गर्मी, प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती आपदाएं, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के कठोर प्रभावों से जूझ रही है, तो ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए जलवायु शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाहित करना, समुदाय स्तर की पहलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखने का अवसर देना, ये हमारा उद्देश्य है। मिलकर हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके विचार हर चर्चा में गूंजे। इस पहल के द्वारा हम आज 500 से अधिक चैंपियन से जुड़ चुके हैं, जो अपने ज्ञान को कार्य में बदल रहे हैं। इन छात्रों ने पेड़ लगाए, स्कूलों में खाद बनाए, पोषण उद्यान बनाने की भी पहल की और प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक बनाने जैसे कार्य भी किए। उन्होंने रचनात्मक वकालत के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर जागरूकता भी बढ़ाई और अपने पड़ोस में सामुदायिक साक्षात्कार आयोजित किए। बाल भूसभा में भी हिस्सा लिया और इस तरीके से वो पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ा रहे। तो हम ये कैसे कर रहे हैं? प्रयोग के तौर पर हम 3 स्तंभों पर काम कर रहे हैं: लर्न, एक्ट और इम्पैक्ट। सबसे पहले बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने बूट कैंप और इको क्लब की शुरुआत की। इनमें जलवायु विज्ञान, सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ इसका संबंध और अन्य पर्यावरण के मुद्दों की बातचीत की शुरुआत की। फिर हम छात्रों को कक्षा के बाहर लेकर गए, जहाँ पर उनको विविधता पार्क और खाद निर्माण स्थलों पर भी जाने का मौका मिला। छात्रों ने अपने स्कूल और समुदाय के लिए अलग अलग परियोजनाएं और अभियान की भी शुरुआत की, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, नारे और गीत कविता द्वारा। फिर प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें नेतृत्व, लेखन, सार्वजनिक भाषण जैसे कौशलों में भी प्रशिक्षित किया गया। इससे उन्हें अपनी कहानी बताने का हौसला मिला और साथ ही साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का एक प्लेटफॉर्म भी। इस वर्ष हमने एक फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया और देश के विभिन्न हिस्सों से 10 उत्साही फेलो को चुना, जो जलवायु कार्यक्रम में जुटे और बच्चों के साथ अलग अलग स्कूलों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हुए। आगे की राह, हम मानते हैं कि ये एक शुरुआत है। हमारी यात्रा कुछ स्कूलों तक सीमित नहीं है। हमारे लक्ष्य की ओर हम जाना चाहते हैं, जहाँ पे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों और उससे आगे इस परियोजना को बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे व्यापक और इंटरैक्टिव संसाधन पूरे देश में विभिन्न संदर्भों में लागू किए जा सके, ताकि हर स्कूल क्लाइमेट रेडी बने। तो आइए हमारे साथ इस हरित भविष्य की यात्रा में शामिल हो। क्लाइमेट रेडी सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि एक अभियान है, जो एक समय में एक छात्र को पर्यावरण योद्धा में बदल रहा है। सबने क्लैप कर दिया है, सबने थम्स अप, यू कैन सी अ लॉट ऑफ इमोजीज। प्रिंस, आपका हाथ कब का खड़ा हुआ है? तो आप नीचे कर सकते हैं, ताकि लाइक अभी मौका है सवाल पूछने का। सो नेहा, सवालों पे आए इससे पहले आप कुछ लाइक बोलना चाहेंगे? नहीं, बस आई थिंक मेरी यही कुछ कहानी किस्से थे जो मैं बांटना चाहती थी, और अब मैं सुनना चाहूँगी कि आपके क्या ख्याल हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो बस उसकी ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। सो आपके जो भी सवाल हैं आप चैट पे भी लिख सकते हैं, अब बोल के भी पूछ सकते हैं। पर एक सवाल जो आई थिंक जब नेहा आप डिस्कनेक्ट हुए थे तो यहाँ पे निकला था,
और उसी से मिलता जुलता दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सब लाइक हम में से किसी एक ने ये बोला था कि आपको आपका पैशन मिल गया है कि आप क्या करना चाहते हो। और जब आपने अपनी कहानी का भी बोलना शुरू किया था, वहाँ पे भी आपने शुरुआती में ये बोला था कि आपको नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तब से लेके अब में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपका पर्पस पैशन क्लियर हुआ? बिकॉज बहुत सारे लोग मतलब यही आपस में सोच रहे हैं कि वो कैसे पता चलता है, किस वक्त पता चलता है। तो पहले आप उसका जवाब दे सकते हैं, फिर मैं सेकंड जो यहाँ से निकला था वो आपको पूछूंगा। बोलिए। हम्म, अ, मुझे लगता है कि वो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ और वो हमेशा बदलता रहता है। और दूसरी चीज, वो आप ही को अपने अंदर से पता चलेगा जब आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने पूरी जर्नी में शेयर करने की कोशिश की कि कैसे मैंने अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोरेशन जो है वो जारी रखी, क्योंकि कई हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा पैशन और एक ये भी होता है जो हमें आजीविका भी दे सके, हमें सस्टेन करने में मदद कर सके। और हमारे से जुड़ी हमारे परिवार की जिम्मेदारियां या उनका ख्याल भी होता है। तो कई सारी जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं कि उस डिसीजन में कि आपका पैशन क्या है और आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी, ये किसका सवाल था? ये भाविक ने एक जिसको हम बोलते हैं कुछ इंसाइट शेयर किया था, बट उसके पीछे का जो रीज़न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो कैसे एक्सप्लोर होता है। बिकॉज मैनी ऑफ अस नेहा लाइक यहाँ पे ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई जॉब लेना चाह रहा है, और किसी को लगता है कि क्लाइमेट में मुझे अपना करियर बनाना है, और इस करियर को बनाने के साथ मुझे 2-3 करियर और में करना है, बैकअप भी ढूंढना है। सो इतना सब कुछ मतलब जब चीज़ें चल रही हैं तो कंफ्यूजन, मैनेज टाइम मैनेज कैसे करना है, ये सब चीज़ आएंगी। तो दैट्स वेयर द वो हिट खड़का था कि जो आप अभी बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर करते रहना है। सो यहाँ से ये चीज़ निकली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि क्योंकि वही मैंने जो शुरुआत में भी बात कही थी कि हम लोग अक्सर जो है वो बाहरी आवाज़ों से अपने सपनों को चुनते हैं कि अच्छा इसने कह दिया कि मैं ये बन सकती हूँ तो मैं ये बन जाती हूँ, या उसने कह दिया कि इसमें पैसा अच्छा है तो मैं वो बन जाता हूँ, या फिर इसने कह दिया कि कल तुम्हें इसकी वजह से ये अवार्ड मिल जाएगा तो मैं ये बन जाता हूँ। तो कई सारे हमारे बाहरी जो है फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप ये सोचिए कि आप जो करना चाहते हैं, आपका जो सपना है वो क्यों करना चाहते हैं, आपका क्यों क्या है, आप उससे क्यों कनेक्ट कर सकते हैं और आप उस पे ही क्यों काम करना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, एक आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं, एक टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं। तो इस क्यों पे पहले थोड़ा सा आपको सोचना होगा। और उसके बाद हमेशा समय की कमी रहेगी, हमेशा रिसोर्सेज की भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी, हमारे पास हमें पता नहीं होगा। लेकिन जो भी हमारे पास है, जहाँ पे भी हम हैं, वहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि एक सीमा तक आप ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाई, लेकिन अंत में आपकी जिंदगी है। और फिर अंत में जब आप अपनी कहानी, आप ये सोचिए कि अगर 50 साल बाद आप सोचते हैं अपनी जिंदगी में कि मैंने क्या किया। और आई थिंक ह्यूमन बुक एक बहुत अच्छा जरिया है ये सोचने का कि अगर आपको अपने लिए किताब लिखनी हो तब कैसी किताब लिखना चाहेंगे। आप ये सोचो, अपने जीवन को हम थोड़ा आगे जाएंगे, ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और फिर हम पीछे से उसकी तैयारी शुरू करना मतलब करेंगे। अगर मैं ये देखती हूँ कि मुझे एक ऐसी दुनिया में रहना है जहाँ पे मेरे आसपास प्रकृति हो, आसपास मैं वो बच्चे हों जहाँ पे जो कि डिस्कनेक्टेड ना हो नेचर से, वो पर्यावरण प्रेम को वापस से महसूस कर सके, वो उसके लिए और उसके साथ कार्य कर सके। तो इसीलिए मुझे आज उसकी तरफ वो छोटे छोटे कदम अपनी जिंदगी में भी लाने होंगे। तो इसी वजह से उसी वजह से फिर हम वो फैसले लेते हैं कि अगर आज मैं मतलब शहर में, मैं दिल्ली में रह रही थी, लेकिन मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे उस तरीके से रहना है जहाँ हमारे पूर्वज उस तरीके से ऑलरेडी रह रहे थे, तो मुझे उसे और गहराई में समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि वो चीजें, उनमें क्या चीज काम करती है और क्या चीज नहीं करती है, जिसकी वजह से आज मुझे उसकी प्रेरणा मिली कि आज मैं राजस्थान में
मैं इस गांव में हूँ, ताकि मैं उसको गहराई में समझ सकूं और साथ में काम भी कर सकूं, क्योंकि एट द सेम टाइम हम लोग सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं सोच सकते, तो हमें ये भी सोचना है कि हम कैसे मल्टीपल चीजों को थोड़ा एक साथ ला सके। कोई बात नहीं, अगर आज आप कॉलेज में है लेकिन आपको शनिवार रविवार थोड़े कुछ घंटे मिलते हैं, आप वॉलंटियर कीजिए, आप कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, आप संस्था से, जैसे आप में से कुछ लोग जुड़े होंगे कुछ संस्थाओं से, या फिर कुछ लोग जुड़ना चाहते होंगे, तो आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज का जो है वो फायदा उठाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे काम में से अगर आपको कोई चीज रुचि देती है, तो आप मुझसे भी आगे जुड़ सकते हैं और हम और गहराई में भी बात कर सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ क्या अवसर है और किस तरीके से काम हो सकता है। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया नेहा। तो आइडिया वही है बॉस, एक्सप्लोर करते रहना है और ड्रीम्स को मतलब अगर हमारे हैं तो उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जैसे नेहा अब राजस्थान में है अपने दिल्ली को छोड़ के, ताकि वो गहराई से समझ पाए। सो अब मेरे पास तो बहुत सवाल है, मैं नेहा से पूछता रहूँगा और मैं पूछ भी सकता हूँ बाद में, बट लाइक मौका है आप लोग के पास, आप लोग कुछ सोच के जुड़े हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं नेहा से अपनी लाइफ से रिलेटेड, या आपको कुछ लगता है जो उन्होंने शेयर किया आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो स्पेस इज़ योर्स। और आप चैट में लिखते रह सकते हैं ताकि आपके सवाल अगर कुछ मिस हो जाए तो हम बाद में भी उनका जवाब दे पाएँ। सो सबसे पहले भाविक ने अपॉर्चुनिटी ले ली है। भाविक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम, जैसे आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करने वाले होते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो जिसकी वजह से आप उसको ज्वाइन करते हो? मतलब ऐसे बिना सोचे समझे तो ज्वाइन कर नहीं लेते होंगे, मतलब क्या रिसर्च करते हो उसके बारे में, कहाँ से रिसर्च करते हो, वो मेरे को जानना था। बहुत बढ़िया सवाल है। तो उसके लिए शुरुआत में जो मैंने किया था जब मैं स्कूल में थी, तो मेरे रिसर्च का तरीका था कि अच्छा हाँ, तो मेरे रिसर्च का ये तरीका था, मेरे को भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, कहाँ क्या काम करना है। मैंने बस सर्च किया कि 10 एनजीओ जो कि मेरे आसपास हो, मैंने गूगल पे सर्च किया, उन 10 ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने ईमेल आईडी ली, मैसेज किया, कॉल किया, और जिस भी पहली ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हाँ कहा, मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। ये मैं आपको रियल जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले जब मैं 15 साल की थी, जब मैंने सबसे पहले एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, तो वो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फैक्टर्स दिखने लग गए। उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी फैक्टर ये था कि वो मेरे घर के करीब होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मुझे आर्ट, म्यूजिक, डांस, रेमेडियल टीचिंग, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो कि मैं कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को या फिर स्कूल में भी करा करती थी। तो उसके बाद फिर तो ये मेरे कुछ फैक्टर्स थे कि मेरे घर के एकदम नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे परिवार में मतलब मुझे खेलने भी जाना होता था तो मुझे परमिशन 4 लोगों से लेनी पड़ती थी, दादा दादी, परदादा परदादी, और उस पूरे साइकिल में मेरे को वो खेलने जाने की परमिशन ही नहीं मिलती थी। तो इसके लिए ना मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं एक डांस क्लास जाती थी, तो मैंने फिर ये करा, मैंने अपने परिवार वालों को, ये मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बता रही हूँ लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, पर मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसे स्लम एरियाज में या कंस्ट्रक्शन साइट में बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बताती या पूछती तो मुझे पहले ही मना कर दिया जाता, और मुझे जो मैं खुद की आवाज़ ढूंढ रही हूँ वो मौका ही नहीं मिलता मुझे। तो फिर मैंने कुछ समय तक नहीं बताया, फिर मैंने अपनी माँ को बताया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आता गया तो बाकी लोगों को भी फिर धीरे धीरे वो पता चल गया। लेकिन कट टू नाउ, मतलब अगर आज मैं आपको कहूँ अब करीबन 6 साल हो गए हैं मेरे को इस स्पेस में काम करते हुए, तो अब जो कहे वो काफ़ी सारे फैक्टर्स मुझे रियलाइज होते हैं कि पहला मुद्दा, क्या ये वही मुद्दा है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं? दूसरा, कैसे लोगों के साथ आप काम करने वाले, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक मुद्दे पे 100 या 1000 ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन आप किनसे जुड़ना चाहते हैं? क्या उनकी वैल्यूज, क्या उनके उसूल, उनके काम करने का तरीका आपके काम करने के
तरीके से मिलता जुलता है? क्या वो आपको वैल्यू करते हैं? क्योंकि कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको वैल्यू किया जा रहा है स्पेसेस में या नहीं। और वैल्यू सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि तारीफ, लेकिन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आज मैं ये एक प्रोफेशनल की तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ इस स्पेस में, तो मैं ये भी देखूंगी कि क्या उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, जहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ, मुझे वो वैल्यू मिले। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर मतलब वो मेरे खुद के उसूलों से मिलना चाहिए और मैं जिस तरीके का जीवन जो है बिताना चाहती हूँ उससे मेल खाना चाहिए, ताकि मैं इस जो है स्ट्रीम में जुड़ी रहूँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। बाकी हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें और भी होंगी, तो ग्रेट, आपको उस पर भी थोड़ा सा खुद भी रिफ्लेक्ट करना होगा। तो हाँ। थैंक यू सो मच नेहा फॉर आंसरिंग। और आई थिंक उसमें आपने ये भी कवर अप कर दिया कि मतलब झूठ बोलना, लाइक झूठ बोल के बिना बताए वो काम शुरू किया, और जो शिवानी और आज के यंगस्टर्स स्पेशली गर्ल्स फेस करते हैं। और हाँ, यहाँ पे से कुछ गर्ल्स ऐसे हैं जो वो अभी भी नेहा फील करते कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का। अगर वो यहाँ से चंडीगढ़ या दिल्ली भी जाना चाहें तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो और यही सवाल शिवानी ने भी पूछा है। तो आप अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो क्या परमिशन मिल जाती है? तो अभी भी क्या चैलेंज आते हैं? तो अगर आपकी लाइफ में वो आए, एक तो चलो मम्मी को बताया, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस भी कैसे बिल्डअप हुआ? तो क्या, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स यू कैन सी इन दिस ग्रुप। बिल्कुल। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि शुरुआत में मैं पूरी तरीके से जो है सच नहीं बता पाई थी, क्योंकि मुझे भी खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति है तो ना आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। स्पेशली लड़कियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको आपको दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेगी। पहला कि आपको अफसर से जुड़ना है, और दूसरा आपको अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी अपनी वजहें हैं, और उन्होंने अपने अनुभवों से वो सीखा है, देखा है कि किस तरीके से हमारा समाज है और किस तरीके से कई सेफ्टी और कई लेवल्स पे चैलेंज आता है, क्योंकि आप हार जाते हैं। और सिर्फ सेफ्टी नहीं, सिर्फ जब आप अलग कल्चर में जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें भी अलग होती है, वहाँ की भाषा, वहाँ जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, खाना होता है, पहनावा होता है, हर चीज़ बदल जाती है, तो उसकी समझ भी रखना। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पर मुझे शुरुआत में तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं घर के मतलब आसपास भी खुद से जा पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे वो हमें खुद बिल्ड करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस वो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि आप बातचीत कर सके। कभी कभी और आपको साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी। कभी आप प्यार से बात करेंगे मम्मी से, थोड़ा सा बताएंगे, आप अपने काम को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को समझाएंगे। कभी कभी आपको थोड़ा सा लड़ाई भी करनी पड़ेगी, जहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है। इससे मतलब कभी कभी आपको जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। फिर उसको फिर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आपको अपनी बात जो है वो समझानी है। और उसके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो कोविड का टाइम था, जब मैंने अपने बहुत ही करीबी मेरी जो परदादी थी उनको खोया। और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस है कि मुझे ऑन ग्राउंड जाके वॉलंटियर करना है। मैं घर पे नहीं बैठ सकती। अगर मुझे ये दुख महसूस हो रहा है तो बाहर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो एसेंशियल खाना पीना दवाई है वो भी नहीं मिल रहा। तो कैसे मैं कम्युनिटीज़ के जो आसपास है मेरे इलाके में उनके लिए कुछ कर सकूँ। मैं घर पे बैठ के मतलब मुझे अंदर से बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे एक मोमेंट होता है जहाँ आपको लड़ाई भी लड़नी पड़ती है कि मेरे को जाना है। और फिर मैंने सारी संस्थाएं ढूंढी, ये भी देखा कि अच्छा सुरक्षित भी होना चाहिए, संस्था अच्छी भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने उन सब चीज़ों के में रिसर्च किया, बात की। उस वक्त कोविड के पुलिस वेरिफिकेशन और कोविड पास चाहिए होता था। मैंने खुद, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं, वो समझ नहीं पा रहे थे, और उनके लिए भी बात सही थी। लेकिन
बातचीत की, वो पास लिया और उसके बाद मैं वहाँ पे गई और फिर वापस आई तो मुझे कई जगह पे रिकग्नाइज भी किया गया। मेरे को सरकार की तरफ से चिट्ठी मिली कोविड रिलीफ में पार्टिसिपेट करने की, मुझे कुछ अवार्ड्स मिले। तब जाके उनको लगा कि अच्छा इस काम के लिए गए थे, अच्छा तब उन्हें समझ आने लगा। तो कभी कभी हमें एक तरफ बोला जाता है कि अवार्ड्स, डिग्री, नंबर ये सब मायने नहीं रखते, पर दूसरी तरफ कभी कभी ये भी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो काम भी करना जरूरी है, लेकिन साथ में फिर जब ये सब चीजें होती है तो भी बहुत ट्रस्ट और बिलीफ बिल्ड होने लगता है कि अच्छा बाहर के लोग उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर वो घर में भी आता है। तो कभी कभी बदलाव, हमेशा कहते हैं ना कि बदलाव घर से शुरू होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बदलाव बाहर से भी शुरू होता है, क्योंकि आपको वो प्रूव करना होता है कि ये चीज पॉसिबल है और इफ ये चीज वैल्यूएबल है तो वो चीज आपको कभी कभी बाहर जाके प्रूव करनी होती है और फिर वो घर में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। बट आज के दिन पे अब मैं काफी इन सालों में, पिछले 3 सालों में बहुत मैं अलग अलग जगह पे भी गई हूँ, ट्रैवल भी कर रहा है, तो अब मुझे परमिशन की जरूरत नहीं होती। अब मेरे को बस उनको इन्फॉर्म करना होता है कि सभी को मैं ऐसे एक न्यूज की तरह बताती हूँ कि मैं इस जगह पे जा रही हूँ, ये काम है, इतने दिन के लिए जा रही हूँ, ये संस्था मेरे खाने का ध्यान रख रही है, ये संस्था मुझे पे कर रही है और इस तरीके से मेरा काम रहेगा। मैं आपको मिलूंगी 6 महीने बाद, नमस्कार। क्या बात है। तो मैं उनके सारे डाउट्स का पहले ही जवाब लेकर जाती हूँ, तो अब मैं इन्फॉर्म कर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नेहा। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है इवन पेरेंट्स में, और समटाइम्स काम करते हुए वो एक्सटर्नल जब चीज़ें पता लगती हैं तब उनको यकीन होता है। और जो स्पेशली आपने बात कही कि पेरेंट्स भी कुछ सोच के बोलते हैं, तो आपने कैसे आप अपना ध्यान सेफ्टी और कैसे थोड़ा लाइक सेफ्टी को सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपने दिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 2 सवाल और हैं। तो एक सवाल आई थिंक जो हमने जब गूगल फॉर्म शेयर किए थे तो मैं वो पूछना चाहूँगा बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है और स्टार्टिंग में आपने उसके बारे में शेयर भी किया, बट स्टिल आई वांट टू री आस्क फॉर यू व्हाट इज लाइफ। 5। हाँ। और दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल लाइक बहुत ही जेनरिक, जैसे कि अगर चैलेंजेस आते हैं आपकी जर्नी में, अभी आप कैसे ओवरकम, लाइक क्या आपकी नेहा की क्या 3 स्ट्रेटजीज हैं? अगर नेहा बोले कि सुपर वुमेन बोले या कैसे भी हम शेयर करते हैं, तो क्या 3 स्ट्रेटजी अगर नेहा को प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, कैसे वो ओवरकम करते हैं? इंटरेस्टिंग। तो पहला सवाल मुझे नहीं लगता मेरे पास इसका अभी तक जवाब है, मैं उस खोज में हूँ। What is life? I think life is about experiencing it. मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती शब्दों में। लाइफ इज अ फॉरेस्ट। चलो, वन जैसे हम सब अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, वैसे ही है लाइफ। अलग अलग इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, एलिमेंट से भरी हुई, ऊपर नीचे। बहुत गहरा सवाल है, पर मेरी खोज जारी है और कोशिश जारी है समझने की, जिंदगी से गुफ्तगू करने की। जो मैंने आई थिंक शुरू में कविता पढ़ी थी, वो भी कुछ जवाब देती है जिंदगी क्या है उसके ऊपर, वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप बाकियों के साथ कर दीजिएगा। और चैलेंजेस की टॉप 3 स्ट्रैटेजीज, वाह, डिपेंड करता है कि चैलेंज है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि पहला, अगर मेरे को बहुत सिंपल चीजें बोलनी हो, पहली है आई थिंक कनेक्शन टू सेल्फ एंड नेचर। मतलब जो आपका खुद से रिश्ता होता है, खुद से दोस्ती और प्रकृति से दोस्ती, आई थिंक मुझे वो बहुत मदद करती है किसी भी चैलेंज में। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, जब मतलब एक जो चैलेंज मैंने फेस किया कि कभी कभी बहुत लोनली फील होता है जब
अकेला फील होता है, आपको लगता है, और आप जिन 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 परिस्थितियों से आ रहे हैं, मतलब जिन दोस्तों के साथ आप बड़े हुए, परिवार के साथ बड़े, और धीरे धीरे उनके साथ भी डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका काम बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। इट हैज़ बीन माई बिगेस्ट टीचर, गाइड, फ्रेंड। तो जब भी मुझे चैलेंज आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचर के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, मिट्टी हो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, जो मैंने सेल्फ की बात की, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बहुत फर्क, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपको। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, आप क्या, मतलब आप पानी पी रहे हैं, या फिर आप अच्छा भोजन खा रहे हैं, आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं या नहीं, आप सो पा रहे हैं, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ों में हम डिसिप्लिन रख पाए तो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेजिलियंस मिलती है। मतलब बहुत सिंपल चीज़ें लगेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने मतलब जब मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, आई थिंक यही जो चीज़ें हैं वो आपको मदद करती है व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना, और अपने सपोर्ट सिस्टम, तीसरा मैं कहूँगी कि अपने सपोर्ट सिस्टम्स बिल्ड करना। अगर आपको अपने दोस्तों और परिवार में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है तो स्पेस में अपने मेंटर्स ढूंढना, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटर्स ढूंढना, कोलीग्स ढूंढना या दोस्त ढूंढना जो कि आपके उसूलों से या आप जिस तरीके की जिंदगी चाहते हैं उससे कुछ मेल खाते हैं। तो दो वो बात होती है ना, एक तो होती है ब्लड फैमिली और दूसरी होती है चोजन फैमिली। तो धीरे धीरे आप अपनी चोजन फैमिली, अपने सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करते हैं। कम्युनिटी जो है इसी तरीके से बढ़ती है, जैसे आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो अब ये कम्युनिटी बन गई, इस तरीके से अब वो बढ़ती रहेगी। तो हाँ, ये कुछ सिंपल बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आई थिंक कनेक्ट कर रहे हैं नया, लाइक वन इज कनेक्टिंग द नेचर, सेकंड इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ, एंड थर्ड जो आपने बोला कि अपने सपोर्ट सिस्टम्स फाइंड आउट करना। सो काफ़ी बढ़िया। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये दो एक ही यूथ ने दो लाइक अलग अलग तरीके से पूछा है, बट दोनों ही सवाल अपने वे में अलग हैं। सो वन इज समथिंग लाइक, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फोक्स, लाइक अगर होंगे डेफिनेटली, ह्यूमन बुक कभी ख़त्म नहीं होते, सवाल हमारे ख़त्म नहीं होंगे, बट जर्नी चलती रहेगी। सो ये लक्ष्य ने सवाल पूछा है, लक्ष्य कपूर, कि अगर आपने अपनी इन्वायरमेंट जर्नी आपने शुरू की थी, तो अगर आप एनीथिंग यू आर विशिंग कि आप कुछ डिफरेंट करते, तो अगर करते तो क्या करते? और दूसरा, जो भी आपने जितने भी एनजीओस के साथ आपने अपना काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, तो आपने क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, लाइक इन एनी नटशेल, की कुछ दिखा भी है या सिर्फ लाइक जो हम बोलते हैं कि हमारे खुद में बदलाव दिखा है या कुछ बाहर भी बदलाव हुआ है? तो ये लाइक अगर आप आंसर कर पाए। राइट। पहला सवाल क्या था? चेंज, अगर आप अपने इन्वायरमेंट जर्नी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, विश जर्नी में कुछ क्या चेंज करते हैं? करवाती, आई थिंक सब कुछ, मतलब बहुत कुछ एक्चुअली। क्योंकि मैं खुद शहर में बड़ी हुई, तो मैं खुद एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब इन अ वे, इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वेज एक बड़ा हिस्सा थी। और कहीं ना कहीं हम सब हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम्स उस तरीके से हैं कि हम उस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। क्योंकि जब मैं बड़ी, मतलब उस जर्नी में मैंने शुरू तो किया वॉलंटियर करना, बट मेरे अंदर जो बदलाव आए वो धीरे धीरे उस प्रोसेस में आए। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता कि मैं उन बदलावों को अपने अंदर और गहराई में ला पाती, तो मुझे और मतलब वो, और जिसके लिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, कि किस तरीके से मैं असल में, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम पर्यावरण के लिए कुछ कर सके, तो सच में कैसे हम एक सरल सतत जिंदगी जी सकते हैं, सिंपल, सस्टेनेबल, स्लो। क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत फास्ट है, कपड़े हमें जल्दी चाहिए, स्विगी या फिर जोमेटो या फिर ब्लिंकिट, हमें खाना जल्दी चाहिए, फास्ट फूड, हमें रिलेशनशिप्स जल्दी चाहिए, जल्दी से कोई दोस्त मिल जाए, जल्दी से हमें लोग मिल जाए। लेकिन जो है खाना या कोई भी और भी चीज़ों को पकने में वक्त लगता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका खुद का करियर पाथ हो।
हर चीज़ को वक्त लगता है और अपने आप को वो वक्त देना, स्लोनेस, आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि अब मैं और ज़्यादा सीख पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं उस जर्नी में और जल्दी सीख पाती तो मुझे और अच्छा, आई थिंक मैं कुछ और ज़्यादा गहराई में जा सकती। पर ठीक है, मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि अब मैं उस बात पे हूँ और धीरे धीरे उस पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा सवाल जो है, चेंजेस, डेफिनेटली आई थिंक अंदर तो होते ही हैं चेंजेस, और मैंने बहुत सारे अंदर के बदलावों की बात भी की, जर्नी की भी बात की, और बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो NGOs की आपने बात की, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कभी कभी, लेकिन उसका इफेक्ट बाद में आता है या फिर कभी कभी इमीडिएटली भी आ जाता है। तो जैसे अगर मैं इमीडिएट का अगर कुछ बताऊँ, तो जैसे कि लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, एक नेशनल लेवल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, उसको मैं 3 साल से अभी जुड़ी हुई हूँ। और जब पहले साल में गई तो मुझे दिखा कि वहाँ पे कोई भी बच्चों की आवाज़ नहीं थी। वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी, बट इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं थी एक्शन में। लेकिन एज अ डेलीगेट मैं क्या कर सकती थी, मैंने अपनी कुछ बातें रखी उनके सामने, और फिर बातचीत से ही अगले साल मुझे मौका मिला क्लाइमेट रेडी के थ्रू ही बच्चों की आवाज़ें वहाँ तक लेके जाने के लिए। तो मैं वो लेके गई उनकी वीडियोस, उनके लिखे हुए सुझाव, और जो वो काम कर रहे हैं उस पर पूरा। और अगले साल पूरी चिल्ड्रंस डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे आई। तो वो कभी कभी, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान से होता है, लेकिन जब पूरे कम्युनिटी में आप वो शेयर करते हैं तो आपको नहीं पता वो आइडिया कब पिकअप हो सकता है और कब बाकी सारी चीज़ों में उसको स्पेस मिल सकती है इम्प्लीमेंट होने की। तो आखिरी बात, तो मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, छोटे बड़े। आई थिंक बहुत स्पेशल होता है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि वो अभी मैं यहाँ पे राजस्थान में काम कर रही हूँ बच्चों के साथ, अभी 1 महीना ही हुआ है मेरे को यहाँ पे। लेकिन मैं अभी ऑलरेडी बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे मतलब जो कि काफ़ी शुरुआत में समझ नहीं पाते कि हम प्रकृति की क्यों बात कर रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है, हमें तो मार्क्स चाहिए गाँव में भी। लेकिन वो खेतों से आते हैं, लेकिन अब वो नॉलेज भी धीरे धीरे लूज हो रही है, क्योंकि एस्पिरेशन है कि मुझे फौजी ही बनना है। स्पेशली राजस्थान, इस गांव में सब चाहते हैं वो फौजी बने, टीचर बने, लेकिन कोई खेतों में काम नहीं करना चाह रहा है या पशुपालन नहीं करना चाहता है। लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं जब उनकी कहानियाँ सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं वापस उन चीज़ों से जुड़ रहे हैं। मतलब कल ही एक बच्ची थी, वो तितली लेके आई कि देखो मैम, आपने बताया था ना कि सितंबर तितलियों का महीना है, तो वो एक तितली लेके आई और मुझे उसके बारे में वो अपनी कहानियाँ बता रही थी। और फिर उसने बताया कि अच्छा, खेत में किस पौधे के पास आती है, क्यों आती है, उसका क्या सीजन होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन वो शुरू हुई, और ये बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन अपने आप पढ़ने, इसका मतलब है कि कुछ तो कनेक्शन बन रहा है। तो होता तो सब अंदर से ही है, लेकिन वो स्पेसेस क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अंदर और बाहर चेंजेस दोनों ही होते हैं। जैसे ये स्पेस है, अब मुझे नहीं पता कि अभी इस बातचीत का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आप में से कितने लोग आगे जाके क्या करने वाले, लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि शायद आपकी किताब का, आपकी ह्यूमन बुक का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा ये टॉक। तो बस पर हाँ, काम करते रहो और कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा, और कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सुपर। आई नो विशाली, सवाल है और मैं वक्त को भी देखता हूँ, और हम थोड़ा सा लास्ट में एक लाइक वक्त रखेंगे, नेहा से भी पूछेंगे अगर वो 5 मिनट दे सकते हैं, तो जो रुकना चाहता है वो 1-2 सवाल पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए फॉर्मली लाइक बाकी सबका भी टाइम देखते हुए, तो जो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे पहले कि आप लोग जो जाने का मन में उतावले हैं, तो ये भी रहेगा। तो नेहा और लाइक आप में से बहुत सारे लोग मेरे को तो मिल ही चुके हैं, बट नेहा आप लोगों को शायद नहीं देखा है, सिर्फ आपकी आवाज़ें सुनी और चैट में सिर्फ आपके शब्दों को पढ़ा है। तो लाइक थ्रू आउट द सेशन अगर आपको काफ़ी बहुत अच्छा फील हो रहा है, इंस्पायर्ड फील हुआ है, कनेक्टेड फील हुआ है, सो वी वांट टू टेक अ फोटो जो नेहा के लिए भी एक मेमोरी हो पाए, और कल को क्या पता जब नेहा अपनी जर्नी में शेयर कर पाए,
तो वहाँ पे वो तो लक्षण भाभी ने ऑलरेडी वीडियो उनको सिग्नल पता लग गया है। तो क्या है, सो ऑन द काउंट ऑफ 5 वॉट एवर इफ यू रियली फील लाइक कि समथिंग लाइक नेहा ने वैल्यू ऐड किया है, और नेहा मैम ने अभी भी बोला कि कुछ शायद आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट आए, आज नहीं कल, if you have already felt that, make a video on, I'll count from ulta 5 to 1, whoever do, like that's your choice. 5 4 3 2 1 and final 0. So see Neha, these ये faces हैं, देख लीजिए जो आपकी कहानी को सुन रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। थैंक यू सो मच। और अकविंदर भी आ गई है। सो आप देख सकते हो डिफरेंट कम्युनिटी, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, एंड धीरे धीरे लाइक आइडिया है कि कितने और लाइक पावरफुल वॉइसेस हैं जिनको हम सुन सकते हैं देश भर में। सो आइडिया वही है कि कैसे हम ये कंटिन्यूसली करते रहें और आप लोगों को एक्सपोजर मिलता रहे। ज्ञान नहीं मैं बोलूँगा, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मिलती रहे, ज्ञान तो हम लेते ही रहते हैं। सो उस चीज़ से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई नो विशाली आपने सवाल किया था, तो नेहा आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ले सकते हो बता सकते, नहीं तो मैं आपको कनेक्ट भी कर दूंगा। तो आपके पास 5 मिनट और हैं कि विशाली अपना सवाल पूछ पाए। नेहा पे प्रेशर आ गया है क्योंकि अब फेसेस देख रहे हैं। ठीक है, सो लाइक विशाली आप पूछ सकते हैं एंड विल रैप अप, ट्राई टू रैप अप बाय 7:30। Thank you. I just want to appreciate you for the courage you choose. तो मेरे को आपकी स्टोरी सुन के बड़ा इंस्पायर्ड फील हुआ एंड आई थिंक आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आपकी चीज़ों के साथ शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं रिलेट कर पा रही थी। और जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज़ कि लाइक आई नो कि जैसे आपने स्टोरी बताया और सब चीज़ें इतना स्मूथली तो नहीं चली होंगी, है ना, कि बहुत सारे पार्ट्स हैं या बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो आए होंगे। तो बट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने अभी आपको सुना तो आई वाज फीलिंग लाइक मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रही हूँ। मतलब आपका बात करने का स्टाइल जो है या बात करने का वे जो है वो एक बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। सो आई वांट टू नो द रीज़न बिहाइंड इट कि आप इस उम्र में इतना अच्छे से कैसे बोल पाती हैं। इज इट बिकॉज कि आपके मदर जो है वो पोइट्री वाली लाइन में है, उसका इम्पैक्ट है या क्या चीज़ है? मेरी मदर जो है वो पोएट्री लाइन में नहीं है, वो एक होम मेकर है, लेकिन उनका पैशन रहा है टू राइट पोएट्रीज। हाँ, बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, कैसे फर्स्टली थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं आप तक पहुंच पाई और आप कुछ रिलेट कर पाए। मुझे लगता है कि जितना आप शेयर करते हैं ना उतना आपका जो तरीका है वो बाहर आने लगता है। जैसे कि मतलब जब मैंने शुरू किया वॉलंटियर करना या फिर एक तो होता है वॉलंटियरिंग और दूसरा होता है साथ साथ में शेयर भी करते रहना अपनी जर्नी को किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो रिटन वे में हो या फिर बोलने के जरिए। तो बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा शाय थी एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, बट धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस मिला जब और उसमें मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा रोल था मेंटर्स का, जहाँ पे मुझे उन्होंने फील कराया कि माय वॉइस मैटर्स एंड they trusted me with opportunities. जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी तभी भी उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, मुझसे ज़्यादा भरोसा मुझ पे किया और मुझे वो मौके दिए, जिसकी वजह से जो मैं कह रही थी कि प्रैक्टिस या अनुभव से वो चीज़ें जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो ब्रीफ में तो मैं यही कहूँगी, बट हाँ, जैसे कि भरत ने भी कहा कि एक किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपकी भी किताब में कुछ होंगे और मेरी भी है। तो अगर मतलब आप और भी गहराई में मतलब कुछ बातचीत करना चाहते हो तो मैं अपनी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो भी शेयर कर देती हूँ चैट पे, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। He has felt like उनके इमोशन से काफ़ी सुंदर लग रहा है कि कुछ वो लेके गए हैं यहाँ से। एंड राइट नाउ हम लोग के अलावा भी 9 लोग हैं, तो 70 to 80% आर स्टिल लाइक एक्सटेंडिंग देयर टाइम जस्ट टू लिसन टू योर वॉइस। सो आई थिंक वॉइस मैटर्स, एंड जैसे कि नेहा ने बोला कि हर किसी की आवाज़ मैटर करती है।
आप लोग को भी आवाज़ मैटर करती है. द आइडिया इज लाइक कि आपको उसके लिए कंसिस्टेंटली लगातार एक्शन लेते रहना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली मंत्र इन द लाइफ. एंड देन अपना सपोर्ट सिस्टम बनाते रहना पड़ेगा. तो ये नेहा मैम ने ऑलरेडी लिख दिया है. स्क्रीनशॉट लेना है, टाइप करना है, कर सकते हैं. सो बिफोर गोइंग लाइक लेट्स शेयर अप्रिसिएशन फॉर नेहा. मैं फीडबैक फॉर्म तो ज़रूर शेयर करूंगा. एनी वन थिंग विच कम्स टू, अगर आपको दिल भेजने हैं, अगर आपको कुछ लिखना है. 7:30 हो चुके हैं. 7:32 तक ये लाइव रहेगा. एंड देन उसके बाद हम ये मीटिंग क्लोज कर देंगे. सो जो भी आपको क्लैप करना है, कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, दिस इज द टाइम फॉर यू. सो ऑलरेडी क्लैपिंग्स आ गई हैं. 60 सेकेंड्स रह गए हैं. ओके, कुछ नहीं शेयर करना है, सोच रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ नेहा अभी आ रही है. आप क्लोजिंग रिमार्क्स पे मेरी क्लोज कर आवाज़- सकते हैं. आ रही है, आ रही है, आ रही है. क्लोजिंग रिमार्क्स में एक कविता के साथ ही दे देती हूँ. चलो बढ़िया है. अगेन जो इरशाद. जो शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, बट अगेन मुझे बहुत इंस्पायर की थी. तो कविता कहती है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. बस. क्या बात है. ऐसा लग रहा था कि सुनते जाए. बट बहुत सुंदर लगा. थैंक यू सो मच नेहा फॉर शोइंग अप. एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द वीकेंड. विल मीट अगेन विद सम न्यू एक्सपीरियंस. और नेहा को हम फिर से लेके आएंगे बेस्ड अपॉन योर फीडबैक. एंड नेहा ने कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया. अगर आपको कुछ और जानना है, डीपली सवाल करना है, शी इज़ ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी. Do reach out and like make something spark into your life. Thank you so much everybody. Have a weekend तो चला गया. अब next week पे मिलते हैं. ध्यान रखिए तब तक. Bye bye. Thank you नेहा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू भरत फॉर हैविंग मी. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Bye बाय bye. बाय. Bye. रख सकते हैं.